भाई साहब, जब किस्मत पलटी मारती है ना, तो बंदा सीधे यमराज के दरबार से यूटर्न लेकर वापस आ जाता है। मेरे साथ भी यही हुआ ये कि मुझे एक फ्रॉड कॉल आया। सामने वाला बोला कि तुम्हारी वाट लगने वाली है, 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर करो। मैंने भी बिना सोचे समझे खट से 1 करोड़ रुपए उसके खाते में डाल दिए। अब जब पुलिस वालों का फोन आया कि भाई तुम्हारा कट गया है, तुम लुट चुके हो, तो कसम से मेरे चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। मैं एकदम कूल था। लेकिन भाई साहब, मेरा वो रईस रूममेट चुशेंग, उसकी तो जैसे पैंट ही ढीली हो गई। क्यों? क्योंकि पिछले जन्म में इसी साले ने चुपके से मेरा ब्लैक कार्ड चुराया था और अपनी रईसी झाड़ने के लिए पूरी क्लास को ऑक्शन में ले गया था। वहाँ साले ने अपनी चौधरान दिखाने के चक्कर में ओपन बिडिंग का वो टशन दिखाया कि मेरे ब्लैक कार्ड से अरबों रुपए साफ कर दिए। मेरी कंपनी का भट्ठा बैठ गया, कंगाली छा गई। और जब मैं होश में आया और इससे अपना हिसाब मांगने गया, तो इस कमीने ने मुझ पर गाड़ी चढ़ा दी, तड़पा तड़पा कर मार डाला मुझे। लेकिन भाई, ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं। जैसे ही मेरी आँख खुली, मैं सीधा पास्ट में पहुंच चुका था। ये वही दिन था, वही पल था जब ये चुशेंग पूरी क्लास को अपनी उंगलियों पर नचाकर उस ऑक्शन में ले जाने की फिराक में था। कानों में वही पहचानी आवाज गूंजी तो मेरी रूह कांप उठी। मुझे समझते देर नहीं लगी कि भाई अपुन का रीबर्थ हो चुका है, पुनर्जन्म बाबू भैया। अभी मैं संभल भी नहीं पाया था कि ये चुशेंग रेंगता हुआ मेरे पास आ गया। उसे देखते ही मेरे बदन में ऐसा खून खौला कि मन किया इसकी चटनी बना दूं। पिछले जन्म में भी इसने जरा अपना मेंबरशिप कार्ड देना कहकर पापा का दिया हुआ वो कीमती ब्लैक कार्ड उड़ाया था। मैंने सीधे कह दिया, भाई मेरा कार्ड खो गया है, मैं नहीं दे सकता। पर वो कहते हैं ना, आस्तीन का सांप, मेरी वो सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड लियू रुयान, उसने आप देखा न ताव सीधे मेरा लुई विटॉन का बैग छीना और सारा सामान जमीन पर पलट दिया। उसमें से कार्ड निकलते ही वो चुशेंग को देकर बोली, चुशेंग ये ले वीआईपी कार्ड, तू ऐश कर। चुशेंग साला मक्खन लगाते हुए बोला, रुयान दीदी आप कितनी अच्छी हो यार। तभी रुयान मुझ पर चिल्लाई, जांग तू इतना बड़ा झूठा कब से हो गया रे? कार्ड तेरे बैग में था, फिर क्यों झूठ बोल रहा था? मेरा दिमाग घुमा। मैंने खींच के एक तमाचा उसके गाल पर जड़ दिया और झपट कर अपना कार्ड वापस ले लिया। मैंने कहा, लियो रुयान, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा सामान छूने की? रुयान की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस बंदे को वो दबा कर रखती थी, उसने उस पर हाथ उठा दिया। वो चीखी, जांग तू पागल हो गया है क्या? मुझ पर हाथ उठाया तूने? मैंने कहा, हाँ। मार दिया तो क्या उखाड़ लेगी? तभी ये चुशेंग बीच में अपनी टांग अड़ाने आ गया। एकदम रोता हुआ चेहरा बनाकर बोला, जांग भाई ये सब मेरी गलती है, आपको गुस्सा करना है तो मुझ पर करो, पर मेरी वजह से रुयान दीदी से झगड़ा मत करो। साला चमचागिरी कर रहा था। मैंने घुमा के एक सनसनाता हुआ थप्पड़ उसके मुंह पर भी मार दिया। मैंने कहा, तू काहे उतावला हो रहा है बे? तेरा नंबर भी आना ही था। तुम दोनों कुकड़ू को करने वाले लवबर्ड्स, मेरे सामने ये नौटंकी बंद करो। उल्टी आती है मुझे तुम दोनों को देखकर। रुयान पागल हो गई। जांग ये तेरी ज्यादती है, तूने चुशेंग को क्यों मारा? मैंने कहा, बहरी है क्या? उसने खुद बोला कि जो करना है उस पर करो, तो मैंने कर दिया। क्लास के बाकी चमचे भी कूद पड़े। जांग ये तो बहुत गलत है यार, तू बिना वजह किसी पर हाथ कैसे उठा सकता है? चुशेंग फिर से अपनी नौटंकी शुरू कर दिया। कोई बात नहीं दोस्तों, सब मेरी ही गलती है। तुम लोग जांग भाई को कुछ मत कहो, पर भाई मेरे और रुयान दीदी के बीच एकदम पवित्र रिश्ता है। वो तो मुझे बस अपना छोटा जूनियर समझकर मेरा ख्याल रखती है। रुयान पिघल गई। चुशेंग तू कितना सीधा है रे, ये तुझ पर जुल्म कर रहा है और तू इसी के बारे में सोच रहा है। फिर वो मेरी तरफ मुड़ी और नाली के कीड़े की तरह देखते हुए बोली, जांग देख ले, चुशेंग अभी भी तेरे भले की सोच रहा है, ज्यादा भाव मत खा, चुपचाप कार्ड इसके हवाले कर। मैंने ठोक के कह दिया, मुझे नहीं चाहिए तुम जैसों की ये नकली भलाई, दूर रहो मुझसे। चुशेंग की आंखों में एक पल के लिए वो कमीनी चमक दिखी, पर वो तुरंत फिर से शरीफ बन गया। बोला, जांग भाई मैं तो बस पूरी क्लास की बॉन्डिंग अच्छी करने के लिए ये सब कर रहा था। आप कार्ड दे दो, बदले में ऑक्शन में जो भी चीजें हम खरीदेंगे उसका सारा रिवॉर्ड पॉइंट्स आपके कार्ड में जुड़ेगा। आपका कार्ड अपग्रेड हो जाएगा और तो और मैं अपनी तरफ से आपको 2 महंगे गिफ्ट भी दूंगा कार्ड इस्तेमाल करने के किराए के तौर पर। अब तो मान जाओ। ये सुनते ही क्लास के बाकी भूखे नंगे चिल्लाने लगे, हाँ जांग अब और क्या चाहिए तेरे को? ऑक्शन में चीजें हजारों लाखों से शुरू होती है। चुशेंग तेरे को 2 चीजें मुफ्त में दे रहा है, तेरी तो चांदी हो गई, ऊपर से पॉइंट्स भी मिलेंगे। चुपचाप कार्ड दे और बात खत्म कर। मैंने कड़क आवाज में कहा, तुम सब गधे हो क्या? एक बार में समझ नहीं आता? मैंने बोल दिया ना कि मुझे कोई भीख नहीं चाहिए, और नहीं मैं अपना कार्ड किसी ऐरे गैरे को दूंगा। बस फिर क्या था, चुशेंग ने अपना आखिरी पासा फेंका। वो मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए क्लास के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया। दोस्तों मुझे माफ कर दो, मैं तो चाहता था कि हम सब साथ में एंजॉय करें, पर जांग भाई को ये मंजूर नहीं है। मैं आप सबको वहाँ नहीं ले जा पाऊंगा। मेरी जुबान झूठी पड़ गई और वो भग भग करके रोने लगा। ये देखकर लियू रुयान का पारा 7वें आसमान पर पहुँच गया। उसने दौड़कर मेरे मुंह पर एक जोरदार चांटा मारा और फिर लात मारकर मुझे जमीन पर गिरा दिया। वो चिल्लाई, जांग तू ये सब जानबूझकर कर रहा है ना? तुझे चुशेंग की तरक्की बर्दाश्त नहीं हो रही, तुझे जलन हो रही है कि उसके पास इतना पैसा है कि वो पूरी क्लास को ऑक्शन में ले जा सकता है। बाकी क्लास वाले भी भेड़ियों की तरह मुझ पर टूट पड़े। साले थोड़ी तो शर्म कर, घर में 2 पैसे क्या आ गए, हवा में उड़ रहा है। खुद तो पिछले साल के पुराने मॉडल का सड़ा हुआ बैग लेकर घूमता है और यहाँ नवाब बन रहा है। तभी किसी सिरफिरे ने मेज पर रखा पानी से भरा ग्लास उठाकर मेरे मुंह पर दे मारा। मैं पूरा भीग गया, एकदम बेहाल हो गया, पर इस बार मैं झुकने वाला नहीं था। मैंने पास पड़ी लकड़ी की बेंच उठाई
और उन पर दे मारी। रुयान चीखी, जांग तू सच में पागल हो गया है। मैंने अपने बदन का दर्द दबाया, जेब से फोन निकाला और सीधे 100 नंबर घुमा दिया। हेलो पुलिस स्टेशन सर, यहाँ कॉलेज में कुछ लोग मुझ पर जानलेवा हमला कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, आप तुरंत फोर्स भेजिए। पुलिस का नाम सुनते ही रुयान के होश उड़ गए। वो झपटी और उसने मेरा फोन छीनकर जमीन पर पटक के तोड़ दिया। जांग तू सठिया गया है क्या? इस छोटी सी बात के लिए पुलिस बुलाएगा? मैंने कहा तुम लोगों ने मुझ पर हाथ उठाया है, इसे छोटी बात कहती है? आने दो पुलिस को। रुयान फिर मुझे मारने दौड़ी तो मैंने गरज कर कहा, अब अगर मुझे हाथ भी लगाया ना तो तुम्हारी एक एक हरकत तुम्हारी जेल जाने की वजह बनेगी। 10 मिनट के अंदर पुलिस की गाड़ी सायरन बजाती हुई आ गई। कॉलेज के प्रोफेसर्स भी इकट्ठा हो गए। पुलिस और टीचर्स के बीच बचाव के बाद मैंने साफ कह दिया, मामला तभी रफा दफा होगा जब ये मारने वाले सब के सब मुझे 1,000 रुपए का जुर्माना देंगे मेंटल हैरेसमेंट के नाम पर। पुलिस ने कहा डील सही है, पर क्लास वाले तो ऐसे भड़क गए जैसे उनकी किडनी मांग ली हो। मैंने उनकी तरफ देखकर ठंडे अंदाज में कहा, या तो यहाँ 1,000 रुपए निकालो या फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर काटो और अपने करियर पर क्रिमिनल रिकॉर्ड का ठप्पा लगवा लो। चॉइस तुम्हारी है। केस दर्ज होने के डर से सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। सबने रोते धोते मरते मरते मेरे अकाउंट में 1,000 रुपए ट्रांसफर किए। भाई मेरे लिए 1,000 कुछ नहीं था, पर उन कंगलों के लिए वो उनके आधे महीने का खर्चा था। मुझे देखकर सुकून मिला। तड़पो सालो, पिछले जन्म का हिसाब तो मैं पाई पाई करके चुकाऊंगा। पुलिस के जाने के बाद मैंने अपना सामान समेटा और सीधे कॉलेज के बाहर अपने पर्सनल फ्लैट पर चला गया। वहाँ जाकर जब मैंने अपना ब्लैक कार्ड ध्यान से देखा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। कार्ड का नंबर बदला हुआ था, यानी उस साले चुशिंग ने असली कार्ड पहले ही उड़ा लिया था और मेरे बैग में नकली कार्ड डाल दिया था। मैं अभी सोच ही रहा था कि क्या करूं, तभी फोन पर एक अनजान नंबर से घंटी बजी। सामने से रोबोटिक आवाज आई, नमस्कार मिस्टर जांग बिफान, हम कोर्ट के कर्मचारी बोल रहे हैं। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार आपने विदेश से गैरकानूनी तरीके से कोई कीमती सामान स्मगल किया है। ये एक संगीन जुर्म है। आपको तुरंत 1 करोड़ रुपए की बेल अमाउंट जमा करनी होगी, वरना पुलिस आपको अभी गिरफ्तार कर लेगी। सुनते ही समझ आ गया कि ये एकदम घटिया दर्जे का फ्रॉड कॉल है, जाली स्कैम। पहले होता तो मैं फोन काट देता, पर अचानक मेरे दिमाग की बत्ती जली। मैंने बिना 1 सेकंड गवाए उस स्कैमर के बताए अकाउंट में पूरे 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए। कुछ ही देर बाद मुझे असली पुलिस का फोन आया। पुलिस वाले घबराए हुए थे। मिस्टर बिफान, आपके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है, हम आपका ब्लैक कार्ड तुरंत ब्लॉक कर रहे हैं ताकि आपके बाकी पैसे बच सके। मैंने हंसते हुए कहा, हाँ सर, बिल्कुल कर दीजिए। जैसे ही बैंक से मैसेज आया कि मेरा ब्लैक कार्ड फ्रीज हो चुका है, मैं पागलों की तरह ठाके मारकर हंसने लगा। मैंने चुशिंग का दिया हुआ वो नकली ब्लैक कार्ड उठाया और सीधे कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। बेटा चुशिंग, अब तू असली कार्ड लेकर जो गुल खिलाएगा ना, उसका मजा तो कल आएगा। अगले दिन मैं एकदम टशन में उसी ऑक्शन में पहुंचा और जैसा कि मुझे अंदाजा था, चुशिंग और उसकी पूरी पलटन वहाँ पहले से ही बैठे थे। उन्हें देखकर मेरे दिल ने कहा, आओ मेरे प्यारे क्लासमेट्स, आओ आज तुम सबकी वो नौटंकी देखूंगा कि तुम भी याद रखोगे। ऑक्शन का माहौल भाई साहब एकदम चकाचक था। बड़ी बड़ी क्रिस्टल की झुमरे लटक रही थी जैसे सोने की बारिश हो रही हो। हवा में महंगी शैंपेन और अमीरों वाले परफ्यूम की खुशबू उड़ रही थी। सूट बूट और चमचमाती ड्रेस में लोग इधर उधर घूमकर फुसफुसा रहे थे, पर सबकी नजरें उसी स्टेज पर टिकी थी, जैसे सब कुछ आज ही खरीद कर घर ले जाएंगे। मैं जैसे ही हॉल के अंदर घुसा, मुझे अपनी पीठ पर कुछ जलती हुई आंखें महसूस हुई। मैंने सिर उठाकर देखा तो ऊपर 2nd फ्लोर के VIP बॉक्स के दरवाजे पर चुशिंग और लियू रुयान कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे और उनके आसपास वही चमचे मंडरा रहे थे जिन्होंने पिछले जन्म में मेरे पैसों पर जमकर अय्याशी की थी। मुझे देखते ही चुशिंग के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। उसका वो नकली स्माइल 1 सेकंड के लिए गायब हो गया, पर साला बड़ा पक्का एक्टर था। तुरंत उसने फिर से वही रोतलू और मासूम सा चेहरा बना लिया, लेकिन उसकी आंखों में जो जहर था ना, वो मैं साफ देख सकता था। लियू रुयान तो भाई साहब एटीट्यूड में चूर थी। चुशिंग के हाथ में हाथ डाले एकदम नवाबजादी बनकर बोली, कुछ लोग ना सच में नाली के मेंढक होते हैं, औकात नहीं है VIP कार्ड पाने की, फिर भी यहाँ मुंह उठाए चले आते हैं। जरा देखो तो सही, ये कोई ऐसी वैसी जगह है क्या जो ये कंगाल यहाँ चला आया? उसके बगल में खड़ी एक चमची तुरंत सुर में सुर मिलाने लगी, सही कह रही हो रुयान दीदी, इसकी शक्ल देखो जरा। कॉलेज में इसने आप पर और चुशिंग भाई पर हाथ उठाया था और आज यहाँ बेशर्मों की तरह मुंह उठाकर आ गया है। थूकता भी नहीं कोई इसके चेहरे पर। मैंने मन में कहा, भौंक लो सालो, जितना भौंकना है। मैंने उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया और सीधे जाकर हॉल के कोने में बने रेस्टेरिया के सोफे पर आराम से बैठ गया। पिछले जन्म में इसी जगह पर बैठकर चुशिंग ने मेरे चुराए हुए ब्लैक कार्ड की बदौलत एक से बढ़कर एक फालतू और दिखावे वाली चीजों पर बोलियां लगाई थी, सिर्फ क्लास के सामने अपनी कॉलर खड़ी करने के लिए, और उसी के चक्कर में मेरी कंपनी का दीवाला निकल गया था। इस जन्म में मैं भी यही बैठकर देखूंगा कि बिना मेरे ब्लैक कार्ड के ये साला कैसे अपनी रईसी झाड़ता है। थोड़ी देर में ऑक्शन का ढोल बजा और शो शुरू हो गया। ऑक्शनर एकदम कड़क 3 पीस सूट पहनकर स्टेज पर आया। पहले तो उसने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से सबका स्वागत किया और फिर पहली चीज पेश की, एक पुरानी धुंधली सी पहाड़ों वाली पेंटिंग। वो माइक पर बोला, देवियों और सज्जनों, ये है इतिहास की मशहूर वाटर कलर पेंटिंग। इसकी शुरुआती बोली है 50 लाख रुपए और हर बार कम से कम 5 लाख रुपए बढ़ाने होंगे। चलिए बोली शुरू की जाए। जैसे ही उसने बोला, नीचे से किसी ने बोर्ड उठाया
60 लाख। और जैसा कि पिछले जन्म में हुआ था, चुशेंग ने तुरंत अपना हाथ हवा में लहरा दिया। उसे देखते ही उसके आसपास के चमचे चीखने लगे, वाह चुशेंग भाई, क्या बात है। लियू रुयान तो खुशी के मारे पागल ही हो गई। उसने चुशेंग का हाथ ऐसे पकड़ लिया जैसे पेंटिंग चुशेंग ने नहीं, खुद उसने खरीदी हो। मैं आराम से हाथ में शैंपेन का ग्लास लिए ये सारा तमाशा देख रहा था। चुशेंग बस सबके सामने अपनी भौकाल बनाने के लिए लगातार बोली बढ़ाता गया और आखिरकार उसने वो साधारण सी पेंटिंग 85 लाख में अपने नाम कर ली। पेंटिंग जीतते ही साले ने जानबूझकर पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में घमंड था। मैंने बस हल्की सी मुस्कान दी और अपने ग्लास की चुस्की ली। उसे कोई भाव नहीं दिया। मेरी ये शांति देखकर चुशेंग के माथे पर बल पड़ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं पिछले जन्म की तरह छटपटा क्यों नहीं रहा हूँ। तभी उसके बगल से एक चमचा चहका, चुशेंग भाई मांग गए यार, तुम तो सच में छा गए। अभी तक 3 चीजें खरीद चुके हो, टोटल 3 करोड़ का खर्चा कर दिया। भाई हमारे सुंदर भी है, दिल के नेक भी है और पैसों का तो समंदर है इनके पास। तुम तो असली सुपरस्टार हो यार। इन तारीफों को सुनकर चुशेंग तो जैसे बादलों में उड़ने लगा। उसके चेहरे का घमंड देखने लायक था। लियू रुयान भी बत्ती सी दिखाती हुई उसके कान में कुछ फुसफुसा रही थी। दोनों एकदम लैला मजनू बने घूम रहे थे। मैंने अपनी घड़ी देखी। मैंने कहा चलो भाई टाइम हो गया है। मैंने जेब से फोन निकाला और एक नंबर मिलाया। हेलो, बैंक का फ्रॉड और रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। हाँ, मुझे एक अकाउंट की रिपोर्ट करनी है। अकाउंट होल्डर का नाम है चुशेंग। इसके अकाउंट से पिछले कुछ समय में बहुत ही अजीब और संदिग्ध ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। शक है कि ये किसी और का क्रेडिट कार्ड चुराकर उड़ा रहा है। आप तुरंत इसका अकाउंट फ्रीज कीजिए। फोन काटने के बाद मेरे चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। पिछले जन्म में इस साले ने मेरे असली ब्लैक कार्ड से गुल छर्रे उड़ाए थे। इस जन्म में इसे लग रहा है कि इसके पास जो कार्ड है वो मेरा असली ब्लैक कार्ड है, पर इसे क्या पता कि वो कार्ड तो मैं कब का ब्लॉक करा के नया इशू करवा चुका हूँ। इसके हाथ में जो है वो तो सिर्फ एक कबाड़ का टुकड़ा है जो मैंने जानबूझकर इसके लिए छोड़ा था। और सबसे बड़ी बात, मुझे पहले से पता था कि चुशेंग के खुद के बैंक अकाउंट में फूटी कौड़ी भी नहीं है। वो जो यहाँ लाखों करोड़ों की बोलियां लगा रहा था वो बस इस घमंड में था कि एंड में पेमेंट तो मेरे ही ब्लैक कार्ड से होनी है। और वही हुआ। थोड़ी देर बाद जब चुशेंग एक प्राचीन जमाने के कीमती पेंडेंट पर बोली लगाने ही वाला था, तभी उसके जेब में रखा फोन जोर जोर से बजने लगा। उसने जैसे ही फोन उठाकर कान से लगाया, उसके चेहरे का रंग हल्दी जैसा पीला पड़ गया। वो हकलाते हुए बोला, क्या मेरा अकाउंट फ्रीज कर दिया? ये कैसे हो सकता है? सर, आपसे पक्का कोई गलती हुई है। सामने से जो भी बोला उसे सुनकर चुशेंग का पारा चढ़ गया और वो हॉल में ही जोर जोर से चिल्लाने लगा, मैंने कोई चोरी नहीं की। तुमने किस हक से मेरा अकाउंट ब्लॉक किया? तुरंत खोलो उसे। पर भाई, बैंक वाले कहाँ किसी की सुनते हैं। उन्होंने खट से फोन काट दिया। फोन कटते ही चुशेंग धड़ाम से कुर्सी पर गिर पड़ा। उसका चेहरा एकदम सफेद, जैसे शरीर से पूरा खून निचोड़ लिया हो, और वो थर-थर कांपने लगा। लियू रुयान को दाल में कुछ काला लगा। वो तुरंत उसके पास आई। चुशेंग, क्या हुआ? क्या बात हो गई? चुशेंग ने अपनी सूजी आंखों से ऊपर देखा। उसकी आवाज में रोना आ गया था। दीदी, मेरा अकाउंट फ्रीज हो गया है। वो कह रहे हैं कि मैंने किसी का क्रेडिट कार्ड चुराकर शॉपिंग की है। क्या चोरी? रुयान हक्का बक्का रह गई। तू चोरी कैसे कर सकता है? पक्का बैंक वालों का दिमाग खराब हो गया है। नहीं, मैंने नहीं किया। ये सब इस जांग बिफान की चाल है। इसी कमीने ने कुछ किया है। पक्का इसी ने। वो झटके से घुमा और अपनी जहरीली नजरों से मुझे घूरते हुए चीखा, जांग बिफान, सच सच बता, तूने मेरी शिकायत की है ना? तूने ही बैंक को फोन किया ना? मैंने मुस्कुराते हुए कहा। चुशेंग, छोटे भाई, बिना सबूत के कीचड़ मत उछालो। मैंने तो कुछ किया ही नहीं। भला मैं तुम्हारी शिकायत क्यों करूंगा? हो सकता है तुमने खुद ही कोई 2 नंबर का धंधा या झोलझाल किया हो जो बैंक वालों की पकड़ में आ गया। वो बौखला गया। तू झूठ बोल रहा है। मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैंने तो बस तेरा वो ब्लैक कार्ड इस्तेमाल किया था। मैंने कोई चोरी नहीं की। बस ये सुनते ही पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। जितने भी रईस वहाँ बैठे थे सब फुसफुसाने लगे और सबकी नजरें चुशेंग पर टिक गई। लोग कहने लगे, अरे ये जांग बिफान का ब्लैक कार्ड यूज कर रहा था। सच में? इसका मतलब ये जो अब तक बड़ी बड़ी डील्स मार रहा था वो सब दूसरे के पैसे पर था। गजब का ढोंगी है भाई। दूसरों के पैसों पर नवाब बना घूम रहा था। चुशेंग को तब जाकर एहसास हुआ कि गुस्से में वो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार बैठा है। वो घबरा कर बोला, नहीं, आप लोग जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं है। ये कार्ड तो जांग बिफान ने खुद अपनी मर्जी से मुझे दिया था। अपनी मर्जी से? मैंने अपनी जगह से उठते हुए जोर से कहा, चुशेंग भाई, थोड़ी तो शर्म करो। मैंने कब अपनी मर्जी से तुम्हें कार्ड दिया था? उस दिन कॉलेज में मैंने साफ कहा था कि मैं अपना कार्ड किसी को नहीं दूंगा। तुम दोनों ने जबरदस्ती मेरे बैग से वो कार्ड छीना था। अब जब पकड़े गए तो कह रहे हो कि मैंने अपनी मर्जी से दिया था। नहीं दोस्तों, मेरी बात सुनो, ये झूठ बोल रहा है। चुशेंग गिड़गिड़ाने लगा। मैंने क्लास के बाकी चमचों की तरफ देखा और कहा, और तुम सब? उस दिन तुम लोगों ने मुझ पर पानी के ग्लास फेंके, मुझे लातों से मारा। ये सब भूल गए क्या? अब जब इस चुशेंग का भांडा फोड़ हो गया है तो ये सारा ठीकरा मेरे सिर पर फोड़ना चाहता है। मेरी ये बात सुनते ही क्लास के उन चमचों के चेहरे शर्म से झुक गए। आखिर उन्हें भी याद आ गया कि उस दिन उन्होंने मेरे साथ कितनी घिनौनी हरकत की थी। तभी स्टेज पर खड़ा ऑक्शनर परेशान होकर बीच में बोला, सर, मैडम, जरा मेरी बात सुनेंगे? क्या आप लोग ये ऑक्शन जारी रखना चाहते हैं? अगर आप इन चीजों के पैसे नहीं चुका सकते तो जो चीजें आपने अभी जीती है हमें उनकी दोबारा बोली लगानी पड़ेगी। अब जाकर चुशेंग के दिमाग की बत्ती जली कि भाई, जो चीजें उसने अभी तक खरीदी थी उनका टोटल बिल 50 लाख से ऊपर पहुंच चुका था। अगर उसने पैसे नहीं दिए तो चीजें तो हाथ से जाएंगी ही, साथ में उसे कोर्ट
और भारी जुर्माना भी भरना पड़ेगा। वो रोते हुए बोला, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मेरा अकाउंट ब्लॉक है, मैं पेमेंट नहीं कर सकता। ऑक्शनर का चेहरा सख्त हो गया। सर, इसका मतलब आपने जानबूझकर नकली बोली लगाई है। हमारे ऑक्शन हाउस के नियमों के मुताबिक अगर कोई बोली लगाकर मुकर जाता है तो उसे टोटल अमाउंट का 20% जुर्माना देना पड़ता है। आपने जो चीजें जीती हैं उनका कुल बिल 53 लाख रुपए है। इस हिसाब से आपका जुर्माना बनता है 10,60,000 रुपए। इसे तुरंत जमा कीजिए। 10,60,000। चुशेंग के पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे पास इतने पैसे नहीं है, सच में नहीं है। ऑक्शनर साहब, प्लीज कुछ रहम करो, इसकी कोई गलती नहीं है। लियू रुयान भी बीच में कूद पड़ी। ऑक्शनर ने सीधे शब्दों में कह दिया, रहम? मैडम, ये ऑक्शन हाउस है, कोई चैरिटी नहीं। नियमों में कोई ढील नहीं दी जाएगी। अगर हर कोई आपकी तरह यहाँ आकर नकली बोलियां लगाने लगा तो हमारा बिजनेस तो बंद हो जाएगा। या तो आप तुरंत 10,60,000 रुपए का जुर्माना भरिए, नहीं तो हम सीधे पुलिस बुलाकर कानूनी कार्रवाई करेंगे। अब चुशेंग और लियू रुयान एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे। दोनों के चेहरों पर मौत का सन्नाटा था। 10,60,000 रुपए उनके पास कहाँ से आते? चुशेंग का अकाउंट तो पहले ही फ्रीज हो चुका था और लियू रुयान का परिवार भले ही थोड़ा ठीक ठाक था, पर वो भी अचानक इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाती? अभी वो दोनों पैसों का जुगाड़ सोच ही रहे थे कि तभी भाई साहब हॉल का दरवाजा खुला और काले सूट बूट में कुछ हट्टे कट्टे लोग अंदर आए। उनका जो लीडर था उसने जेब से एक सरकारी कागज निकाला और सीधे चुशेंग के मुंह पर दे मारा। वो कड़क आवाज में बोला, मिस्टर चुशेंग, हम बैंक के विजिलेंस डिपार्टमेंट से हैं। हमारे पास पुख्ता सबूत है कि आपने दूसरों का क्रेडिट कार्ड चुराकर गैर कानूनी तरीके से लाखों की शॉपिंग करने की कोशिश की है। अभी के अभी हमारे साथ चलिए, पुलिस स्टेशन में आपकी खातिरदारी का इंतजाम है। ये सुनते ही चुशेंग के तो जैसे तोते उड़ गए। वो थर-थर कांपने लगा और पीछे हटते हुए बोला, नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैंने कोई चोरी नहीं की, मैं नहीं जाऊंगा। पर भाई, वो बैंक वाले कोई मोहल्ले के लड़के थोड़े ही थे जो उसकी नौटंकी सुनते। उन्होंने आव देखा न ताव सीधे चुशेंग को दोनों तरफ से बोरे की तरह जकड़ लिया। लीडर लियू रुयान की तरफ देखकर घूरते हुए बोला, मैडम, दूर हटिए, सरकारी काम में टांग अड़ाने की कोशिश मत करना, वरना अंदर करवा देंगे। चुशेंग को वो लोग घसीटते हुए बाहर ले जाने लगे। साला पैर पटक रहा था, रो रहा था और जाते जाते पीछे मुड़कर लियू रुयान की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में बेबसी भी थी और मेरे लिए जहर भी। वो गला फाड़कर चीखा, जांग, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, याद रखना, मैं वापस आऊंगा और तुझसे बदला लूंगा। मैंने सोफे पर बैठे बैठे बड़े आराम से उसे जाते हुए देखा। मेरे दिल में उसके लिए रत्ती भर भी हमदर्दी नहीं थी। मैंने मन ही मन कहा, बेटा, ये तो बस ट्रेलर है। जो तूने पिछले जन्म में मेरे साथ किया था ना, उसका हिसाब तो मैं ब्याज समेत पाई पाई करके वसूलूंगा। वहाँ लियू रुयान जमीन पर ढह गई और भौं भौं करके रोने लगी। और मजे की बात देखो भाई, जो क्लास के चमचे अभी तक चुशेंग चुशेंग करते नहीं थक रहे थे, वो सब के सब दुम दबाकर ऐसे भागे जैसे चुशेंग को नहीं, किसी कोरोना के मरीज को ले जा रहे हो। सबको डर था कि कहीं पुलिस उन्हें भी ना नाप दे। इस पूरे ड्रामे की वजह से ऑक्शन थोड़ी देर के लिए रोकनी पड़ी। जब माहौल थोड़ा शांत हुआ और ऑक्शन दोबारा शुरू हुआ तो हॉल की वो रौनक गायब हो चुकी थी। सब डरे सहमे बैठे थे, पर मैं अपनी जगह जमा रहा, क्योंकि अब स्टेज पर आने वाली थी वो चीज जिसके लिए मैं इतनी दूर आया था। मिंग डायनेस्टी का एक बेहद प्राचीन और चमचमाती नक्काशी वाला फिनिक्स जेल पेंडेंट। ये लॉकेट सिर्फ दिखने में ही लाजवाब नहीं था, बल्कि पुरानी कहानियों के मुताबिक इसके अंदर एक बहुत बड़ा रईस बनने का सीक्रेट छिपा था। पिछले जन्म में इस लॉकेट को इसी चुशेंग ने खरीदा था और बाद में इसे किसी एंटिक डीलर को बेच दिया था। उस डीलर को इसके अंदर का राज पता चल गया और वो रातों रात अरबती बन गया। इस जन्म में मैं ये लॉकेट किसी और के हाथ में जाने ही नहीं दे सकता था। जैसे ही स्टेज पर ऑक्शनर चिल्लाया, देवियों और सज्जनों, इस नायाब शाही लॉकेट की शुरुआती कीमत है 80 लाख रुपए। मैंने बिना एक पल गवाए पहली बार अपना बोर्ड हवा में उठा दिया। 80 लाख। पूरे हॉल के लोग चौंक कर मेरी तरफ देखने लगे, यहाँ तक कि लियू रुयान ने भी रोना बंद कर दिया। उसने सिर उठाकर मुझे ऐसी जहरीली नजरों से देखा जैसे सोच रही हो कि इस कंगाल के पास अचानक 80 लाख कहाँ से आ गए। पर मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं, मेरी नजरें सिर्फ उस लॉकेट पर थी। तभी हॉल से 2-3 बड़े व्यापारियों ने भी बोलियां लगानी शुरू कर दी। रेट बढ़ते बढ़ते सीधे 1,50,00,000 तक पहुंच गया। ऑक्शनर चिल्लाया, 1,50,00,000 एक बार, 1,50,00,000 दो बार। तभी वीआईपी सीट पर बैठे एक रईस बिजनेसमैन मिस्टर वांग ने अपना बोर्ड उठाया। पूरा हॉल सन्न रह गया। 2 करोड़। ऑक्शनर जोश में आ गया। मिस्टर वांग ने 2 करोड़ की बोली लगाई है। क्या कोई और माई का लाल है जो इससे ऊपर जाएगा? मैंने एक लंबी सांस ली और अपना हाथ ऊपर कर दिया। 2,50,00,000। 2.5 करोड़ सुनते ही पूरे हॉल में जैसे भूचाल आ गया। सब फुसफुसाने लगे कि ये लड़का पागल हो गया है क्या। मिस्टर वांग भी हक्के बक्के रह गए। उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि कॉलेज का एक लड़का उनसे इतनी बड़ी डील छीनने की हिम्मत कर रहा है। ऑक्शनर चिल्लाया, 2.5 करोड़ एक बार, 2.5 करोड़ दो बार। क्या कोई और बोली लगाएगा? मिस्टर वांग ने थोड़ा सोचा, सिर खुजलाया और आखिरकार अपना बोर्ड नीचे रख दिया। उन्हें पता था कि लॉकेट में कोई सीक्रेट है, पर 2.5 करोड़ रुपए उनके बजट से बाहर जा रहे थे। वो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते थे। 2.5 करोड़ 3 बार और ये लॉकेट हुआ मिस्टर जांग का। बहुत बहुत बधाई सर। हॉल तालियों से गूंज उठा। मैंने चैन की सांस ली और मेरे चेहरे पर एक सेटिस्फाइड वाली स्माइल आ गई। पैसा चुकाकर जब वो लॉकेट मेरे हाथ में आया तो मैंने उसे गौर से देखा। उसका पत्थर एकदम मखमली था और उस पर बनी फिनिक्स चिड़िया की नक्काशी ऐसी थी जैसे अभी उड़ जाएगी। मुझे महसूस हो रहा था कि इसके अंदर कुछ तो है
पर वो रिसर्च करने का सही समय नहीं था। मैंने उसे चुपचाप जेब में रखा और बाहर निकलने लगा। तभी अचानक लियू रुयान कहीं से उड़ती हुई आई और मेरा रास्ता रोक कर खड़ी हो गई। उसकी आंखें लाल थी। वो चीखी, जांग बिफान, रुक यहीं। तेरी हिम्मत कैसे हुई जाने की? ये सब तेरी वजह से हुआ है। चुशेंग आज जेल की हवा सिर्फ तेरी वजह से खा रहा है। तू इंसान नहीं, जल्लाद है, एक नंबर का राक्षस है तू। मैंने उसे झिड़कते हुए कहा, लियू रुयान, अपनी ये नौटंकी मेरे सामने बंद कर। चुशेंग आज जहाँ भी है अपनी करतूतों और लालच की वजह से है। मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। अगर साले के मन में खोट नहीं होता, अगर वो मेरा ब्लैक कार्ड चुराकर दुनिया के सामने रईसी झाड़ने की कोशिश नहीं करता, तो आज उसकी ये गत नहीं होती। तू सरासर झूठ बोल रहा है। वो चिल्लाई, अगर तू बैंक वालों को फोन करके चुगली नहीं करता तो उसका अकाउंट कभी फ्रीज नहीं होता, और नहीं, वो लोग उसे पकड़ कर ले जाते। तूने ये सब जानबूझकर किया है ताकि तू उसे बर्बाद कर सके। मैंने ठंडी और डरावनी मुस्कान के साथ उसके करीब जाकर कहा, हाँ, मैंने ये सब जानबूझकर किया है तो क्या कर लेगी? पिछले जन्म में तुम दोनों ने मिलकर मेरा ब्लैक कार्ड साफ किया था, मेरी हंसती खेलती कंपनी को कंगाली के मोड़ पर ला खड़ा किया था, और जब मैं हक मांगने आया तो तुम दोनों ने मुझ पर गाड़ी चढ़ाकर मुझे मार डाला था। याद है? रुयान हक्की बक्की रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस जन्म की बात कर रहा हूँ। मैंने बात जारी रखी, वो सारा हिसाब तो अभी बाकी है मेरी जान। चुशेंग का अकाउंट फ्रीज होना और उसका जेल जाना तो सिर्फ इस कहानी का ट्रेलर है, छोटा सा ब्याज है। असली मूलधन तो अभी वसूलना बाकी है। तुम दोनों को मैं ऐसी मौत दूंगा कि रूह कांप जाएगी तुम्हारी। मेरी ये बातें सुनकर लियू रुयान के बदन में एक सिहरन दौड़ गई। उसका चेहरा डर के मारे एकदम सफेद पड़ गया। वो हकलाते हुए बोली, तू क्या करना चाहता है? मैंने कहा, अबे तोतली, मैं बस तुम दोनों को उसी तड़प और दर्द का एहसास कराना चाहता हूँ जो मैंने झेला था। लियू रुयान, उल्टी गिनती शुरू कर दे, बहुत जल्द अगला नंबर तेरा है। मैंने उसे जोर से धक्का दिया और टशन में हॉल से बाहर निकल गया। रुयान वहाँ अकेली खड़ी कांपती रही। उसकी आंखों में अब सिर्फ और सिर्फ खौफ था। वहाँ से निकलने के बाद मैं घर नहीं गया। मैं सीधा शहर की सबसे बड़ी प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी पहुँचा। पिछले जन्म में मैं मरते दम तक ये नहीं समझ पाया था कि चुशेंग और लियू रुयान आखिर मेरे पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े थे। उन्होंने मेरे साथ इतनी बड़ी गद्दारी क्यों की? इस जन्म में मुझे हर एक सच जानना था। ऑफिस में घुसते ही एक भूरे रंग का ओवरकोट पहने मिडिल एज जासूस मेरे सामने आया। नमस्कार सर, बताइए हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? मैंने मेज पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे 2 लोगों की कुंडली निकालनी है। एक का नाम है चुशेंग और दूसरी है लियू रुयान। दोनों इसी कॉलेज के स्टूडेंट हैं। मुझे उनकी पूरी फैमिली बैकग्राउंड, उनके दोस्त, वो आजकल कहाँ आ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, सब कुछ जानना है। और हाँ, ये भी पता करो कि चुशेंग को कोई गंदी आदत तो नहीं है। क्या उसने बाजार से कोई कर्ज ले रखा है? जासूस मुस्कुराया, बिल्कुल सर, ये तो हमारा रोज का काम है। कोई और खास निर्देश? मैंने कहा, मुझे ये रिपोर्ट जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी चाहिए, एकदम डिटेल में, एक भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। पैसों की चिंता मत करना, काम चोखा होना चाहिए। जितना बोलोगे उतना कैश मिलेगा। जासूस ने हाथ मिलाया, ठीक है सर, आप निश्चिंत रहिए, 3 दिन के अंदर पूरी फाइल आपके हाथ में होगी। मैंने उन्हें दोनों की बेसिक डिटेल्स और अपना नंबर दिया और वहाँ से निकल गया। अगले 3 दिन तक मैं अपनी कंपनी के पुराने अटके हुए काम निपटाता रहा और जासूस के फोन का इंतजार करने लगा। पिछले जन्म में चुशेंग के कार्ड स्वाइप करने की वजह से कंपनी बंद होने की कगार पर आ गई थी, पर इस बार मैं पहले से ही सतर्क था। मेरा नया ब्लैक कार्ड चालू था और कंपनी के फंड्स एकदम सेफ थे। तीसरे दिन डिटेक्टिव का फोन आया। मैं तुरंत गाड़ी भगाकर उसके ऑफिस पहुंचा। जैसे ही मैं अंदर गया, उसने एक मोटी सी फाइल मेरे सामने सरका दी। सर, ये रही आपकी पूरी रिपोर्ट। जो बातें सामने आई हैं वो आपको हिलाकर रख देंगी। पहली बात, ये चुशेंग जो कॉलेज में खुद को बहुत बड़ा दानी और रईस दिखाता है ना, असल में इसकी औकात फूटी कौड़ी की भी नहीं है। इसके माँ बाप मामूली नौकरी करते हैं और इसकी एक छोटी बहन है जो बहुत गंभीर बीमारी से जूझ रही है, जिसके इलाज के लिए लाखों का खर्चा है। चुशेंग कॉलेज में भले ही शरीफ और सबका चहेता बनता हो, पर असल में वो अंदर से बेहद खोखला, लालची और जलनखोर इंसान है। वो आपकी रईसी और रुतबे से इस कदर जलता था कि किसी भी तरह आपकी जगह लेना चाहता था। मैंने सिगरेट सुलगाते हुए पूछा, अच्छा, और उस नागिन लियू रुयान का क्या किस्सा है? जासूस ने चश्मा ठीक करते हुए कहा, लियू रुयान का बैकग्राउंड तो वैसे ठीक ठाक है। उसके पापा की एक अच्छी खासी कंपनी है, लेकिन ट्विस्ट यहाँ है सर, उसके पापा की कंपनी इस समय भयंकर घाटे में चल रही है और दिवालिया होने की कगार पर है। लियू रुयान जो चुशेंग के साथ मिलकर आपके खिलाफ साजिश रच रही थी, वो कोई प्यार व्यार नहीं था। चुशेंग ने उससे वादा किया था कि वो आपका ब्लैक कार्ड चुराएगा, आपके सारे पैसे साफ कर देगा और उन पैसों से लियू रुयान के पापा की कंपनी को डूबने से बचा लेगा। जासूस ने एक और पन्ना पलटा और एक और बात सर, लियू रुयान आपसे बहुत पहले ही ऊब चुकी थी। उसे लगता था कि आप बहुत सीधे साधे और बोरिंग इंसान हो, आपके साथ कोई थ्रिल नहीं है, जबकि चुशेंग साला अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उसे पटाना अच्छे से जानता था। इसलिए जब चुशेंग ने आपके खिलाफ ये गेम प्लान बनाया तो वो बिना सोचे समझे इस पाप में शामिल हो गई। मैंने गहरी सांस ली तो ये थी असली कहानी। एक जलन की आग में अंधा था और दूसरी पैसों के लालच और अय्याशी के चक्कर में अंधी हो चुकी थी, और इन दोनों ने मिलकर पिछले जन्म में मेरी जान ले ली थी। कितनी घटिया सोच थी इनकी। डिटेक्टिव ने धीमे से कहा, सर, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। चुशेंग सिर्फ आपसे जलता ही नहीं था, बल्कि उसे ऑनलाइन गैम्बलिंग की सट्टा लगाने की बहुत बुरी लत है। वो सट्टेबाजी में बाजार का भारी कर्जदार है। उसने इंटरनेट पर सट्टा खेलकर
लगभग 50 लाख से ऊपर रुपए गवा दिए हैं और जो बाजार के बड़े बड़े गुंडे और सटोरिये हैं वो उसके पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। तो भाई साहब, जासूस ने जैसे ही वो सट्टा और कर्ज वाला बम फोड़ा, मेरे कान खड़े हो गए। मैंने पूछा, अच्छा तो ये साला जुआरी भी है? मुझे तो अंदाजा ही नहीं था। जासूस ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ सर, और सुनिए, हमें ये भी पता चला है कि चुशेंग आजकल टाइगर भाई यानी हुगे नाम के एक लोकल गुंडे के बहुत चक्कर काट रहा है। ये हुगे अपने इलाके का नामी भाई है जिसके अंडर दर्जनों लफंगे काम करते हैं। इसका मेन धंधा है मोटी ब्याज पर जालसाजी से लोन शार की तरह पैसे बांटना और फिर हड्डियां तोड़कर वसूली करना। चुशेंग ने जो ये 50 लाख का चूना लगाया है ना, वो इसी हुगे के अड्डे पर लगाया है। मैंने पूछा, इस हुगे का कोई गॉडफादर या तगड़ा बैकग्राउंड है क्या? जासूस बोला, अभी तो पूरी कुंडली नहीं मिली है, पर इतना पक्का है कि ये बंदा सालों से इस धंधे में है। इसकी जान पहचान बहुत ऊपर तक है और हाथ पैर तोड़ने में इसे जरा भी रहम नहीं आता। अब चूंकि चुशेंग का बैंक अकाउंट फ्रीज हो चुका है और वो खुद अंदर जाने की कगार पर है, तो हुगे का पैसा तो टाइम पर मिलने से रहा। मुझे तो लगता है कि हुगे बहुत जल्द उसकी खाल खींचने वाला है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, वाह यार, ये तो तुमने मेरा काम और आसान कर दिया। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। जासूस ने पूछा, सर कुछ और भी पता लगाना है क्या? मैंने कहा, फिलहाल तो इतना काफी है, आगे जरूरत पड़ी तो याद करूंगा। मैं वो फाइल लेकर डिटेक्टिव के ऑफिस से बाहर आ गया। अब मेरे पास इन दोनों सांप सपोलियों की पूरी जन कुंडली थी। मुझे ये भी साफ हो गया था कि इनके पीछे कोई तीसरा खिलाड़ी नहीं है। ये दोनों सिर्फ अपनी अय्याशी, जलन और लालच के चक्कर में मेरे पीछे पड़े थे। बस फिर क्या था, मैंने भी ठान लिया कि अब इन्हें ऐसी पटखनी दूंगा कि इनकी आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। सबसे पहले मैंने चुशेंग को नापने का प्लान बनाया। साला 50 लाख के कर्ज में डूबा था, ऊपर से जेल का टिकट कटने ही वाला था। हुगे जैसे कसाई उसे आसानी से छोड़ने वाले नहीं थे। मैंने सोचा, क्यों न इस जलती हुई आग में थोड़ा सा पेट्रोल डाल दिया जाए ताकि हुगे उसे और जल्दी ढूंढ निकाले। मैंने तुरंत फोन निकाला और अपने एक ऐसे दोस्त को मिलाया जिसकी उठक बैठक अंडरवर्ल्ड और लोकल गैंग्स में थी। मैंने उसे चुशेंग के इस पूरे सट्टे वाले कांड और हुगे के 50 लाख के कर्ज की बात बताई और उसे कहा, भाई जरा हुगे के कानों तक ये खबर पहुंचा दे कि जिस चुशेंग से उसे पैसे लेने हैं उसका बैंक अकाउंट सीज हो चुका है। उसके पास फूटी कौड़ी नहीं है, ऊपर से पुलिस उसे क्रेडिट कार्ड के फ्रॉड केस में कभी भी चक्की पीसने के लिए जेल भेज सकती है। फिर तो हुगे का पैसा हमेशा के लिए डूब जाएगा। मेरे दोस्त ने कहा, अरे जांग भाई, तुम चिंता मत करो, ये बात अभी के अभी हुगे तक पहुंच जाएगी। मुझे पूरा भरोसा था कि जैसे ही हुगे को ये पता चलेगा कि उसका पैसा डूबने वाला है, वो अपनी पूरी पलटन लेकर चुशेंग पर टूट पड़ेगा। वैसे ही चुशेंग की पैंट ढीली थी। हुगे का नाम सुनते ही साला पूरी तरह पागल हो जाएगा। अब बारी थी उस नागिन लियू रुयान की। उसके पापा की कंपनी कंगाली के कगार पर थी और वो बिकाऊ औरत मेरे पैसों के दम पर अपनी डूबती नैया पार लगाना चाहती थी। अब जब चुशेंग खुद रास्ते से हट चुका था तो उसका वो ख्वाब तो चकनाचूर हो गया था। अब मेरा अगला कदम था उसके पापा की बची कुची कंपनी का भी भट्ठा बैठा देना, उसे अमीर बाप की रईस शहजादी से सीधे फुटपाथ का भिखारी बना देना ताकि उसे भी पता चले कि सब कुछ छिन जाने का दर्द क्या होता है। मैंने पहले ही रुयान के पापा के बिजनेस की पूरी रिसर्च कर ली थी। उनका बिल्डिंग मटेरियल्स और कंस्ट्रक्शन का धंधा था। मार्केट की मंदी और उनकी घटिया मैनेजमेंट की वजह से वैसे ही उनकी कंपनी का दिवाला निकल रहा था। मैंने इसी कमजोरी का फायदा उठाने का फैसला किया। मैंने तुरंत उन बड़े बड़े क्लाइंट से मीटिंग की जो रुयान के पापा की कंपनी को ऑर्डर्स देते थे। मैंने उन्हें चुपके से उनके पापा की कंगाली की रिपोर्ट दिखाई और ऑफर दिया, सर आप उनके साथ क्यों डील कर रहे हैं जो खुद डूबने वाले हैं? मेरी कंपनी आपको उनसे बहुत कम दाम में और उससे डबल अच्छी क्वालिटी का माल देगी। बिजनेस में तो सब मुनाफा देखते हैं भाई। वो क्लाइंट्स तुरंत मान गए। इसके साथ ही मैंने 2-3 बैंकों के मैनेजरों से बात करके रुयान के पापा की कंपनी पर लोन चुकाने का दबाव बनवा दिया। बस फिर क्या था, 2 ही दिन में रुयान के पापा के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। सारे बड़े क्लाइंट्स ने उनके कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके मेरी कंपनी से हाथ मिला लिया। उधर बैंकों ने भी नोटिस भेज दिया कि या तो पुराना कर्ज चुकाओ या सीधे कोर्ट आओ। कंपनी की जो बची कुची सांसें चल रही थी वो भी थम गई। हफ्ते भर के अंदर मार्केट में खबर उड़ गई कि लियू रुयान के पापा की कंपनी पूरी तरह बैंकक्रप्ट हो चुकी है। कर्ज न चुका पाने की वजह से बैंक ने उनके पापा पर केस ठोक दिया। फैक्ट्री, दफ्तर सब सील हो गए। यहाँ तक कि उनकी आलीशान कोठी और महंगी गाड़ियां भी बीच बाजार नीलाम हो गई। जो लियू रुयान कल तक लुई विटॉन के बैग लेकर हवा में उड़ती थी, वो आज कौड़ी कौड़ी को मोहताज हो गई। मैंने तो यहाँ तक सुना कि इस जबरदस्त झटके को वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। वो पागलों की तरह हरकतें करने लगी। कॉलेज में वो जिसके सामने जाती चिल्लाने लगती। इस जांग बिफान ने मुझे बर्बाद कर दिया। इसने मेरे हंसते खेलते परिवार को रास्ते पर ला दिया। पर भाई, उसकी इस बकवास पर कोई यकीन नहीं करता था। पूरी क्लास को पता चल चुका था कि ऑक्शन वाले दिन इस लड़की ने और चुशेंग ने मिलकर क्या गुल खिलाए थे। सब यही कहते थे, जैसी करनी वैसी भरनी, साली इसी लायक थी। उधर हमारे चुशेंग भाई का हाल तो इससे भी बदतर था। हुगे को जैसे ही पता चला कि चुशेंग उसका पैसा डकारने की फिराक में है, उसका खून खौल उठा। उसने अपने 4 गुंडे भेजे और चुशेंग को एक सुनसान गली में दबोच लिया। साले को लात घूंसों से इतना कूटा कि उसका पूरा बदन सूज गया, मुंह का हुलिया ही बदल गया। हुगे के शूटरों ने उसकी कंटी पर कट्टा सटाकर साफ कह दिया,
अगर 3 दिन के अंदर पूरे 50 लाख नहीं मिले ना, तो अगली बार तेरी टांगे नहीं, सीधे तेरी और तेरे परिवार की लाशें मिलेंगी। जान की भीख मांगता हुआ चुशेंग अधमरी हालत में वहाँ से भागा। जब उसे कोई रास्ता नहीं सूझा तो उसे अपनी वही पुरानी आशिक लियू रुयान याद आई। वो लंगड़ाते हुए रुयान के पास पहुँचा कि शायद वो कोई जुगाड़ निकाल दे, पर भाई रुयान तो खुद दाने दाने को तरस रही थी। वो उसकी क्या खाक मदद करती। ऊपर से रुयान के दिल में चुशेंग के लिए इतनी नफरत भर चुकी थी, क्योंकि उसे लगता था कि चुशेंग के इस घटिया आइडिया की वजह से ही उसका परिवार तबाह हुआ है। जैसे ही चुशेंग ने उसके सामने हाथ फैलाए, रुयान का दिमाग सटक गया। उसने मदद करना तो दूर, अपनी चप्पल निकाली और चुशेंग के मुंह पर मारनी शुरू कर दी। उसे गंदी गंदी गालियां दी और धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। चुशेंग पूरी तरह टूट चुका था, एकदम अनाथ हो चुका था। एक तरफ सिर पर हुगे का 50 लाख का कर्ज और मौत का साया, दूसरी तरफ क्रेडिट कार्ड फ्रॉड में जेल जाने का डर। न रहने को छत थी, न जेब में फूटी कौड़ी। जब गीदड़ की मौत आती है ना भाई, तो वो शहर की तरफ भागता है। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो चुशेंग ने एक आखिरी खूनी दाव खेलने की सोची। उसे पता चला कि मैं आजकल बिजनेस डील्स के सिलसिले में शहर के एक नामी कैफे में अक्सर आता जाता रहता हूँ। साला वही झाड़ियों के पीछे छिपकर बैठ गया, इस फिराक में कि जैसे ही मैं बाहर निकलूंगा वो मुझ पर हमला करके अपना बदला पूरा करेगा। उस दिन मैं अपनी मीटिंग खत्म करके जैसे ही कैफे से बाहर निकला, अचानक एक काली परछाई झाड़ियों से कूदकर मेरी तरफ झपटी। उसके हाथ में एक तेज धार वाला चाकू था जो सीधे मेरी छाती की तरफ आ रहा था। पर भाई अपुन का ये दूसरा जन्म था, मैं पहले से ही अलर्ट था। मैंने बिना घबराए खट से अपनी बॉडी को साइड किया, मैट्रिक स्टाइल में। चाकू हवा को चीरता हुआ निकल गया। जब मैंने गौर से देखा तो सामने वही चुशेंग खड़ा था। बाल बिखरे हुए, फटे चीथड़े कपड़े, आंखों में पागलपन और चेहरे पर साफ साफ मौत का डर और नफरत। वो पागलों की तरह चीखा, जान बिफान, आज या तो तू बचेगा या मैं तुझे जान से मार डालूंगा। और वो दोबारा चाकू लेकर मेरी तरफ लपका। मैंने एक ठंडी मुस्कान दी। इस बार मैंने सिर्फ अपना बचाव नहीं किया, जैसे ही वो करीब आया मैंने उसके चाकू वाले हाथ को हवा में ही ब्लॉक किया और अपने दाहिने हाथ का एक जोरदार सनसनाता हुआ मुक्का सीधे उसके जबड़े पर जड़ दिया। धड़ाम, चुशेंग के मुंह से चीख निकली और वो कबार की तरह जमीन पर जा गिरा। चाकू दूर जा गिरा। मैंने आगे बढ़कर अपना बूट सीधे उसकी कलाई पर रख दिया और जोर से दबाया ताकि वो हिल भी न सके। मैंने कहा, चुशेंग, तेरी अक्ल अभी भी ठिकाने नहीं आई ना? इस मोड़ पर आकर भी तू मुझसे बदला लेने की सोच रहा है? वो जमीन पर तड़पते हुए चिल्लाया, कमीने, सब तेरी वजह से हुआ है। अगर तू बीच में नहीं आता तो आज मैं राजा होता। मैं तुझे मार डालूंगा, मार डालूंगा। मैंने हंसते हुए कहा, मुझे मारेगा? खुद की हालत देखी है आईने में? चुशेंग, जो तूने पिछले जन्म में मेरे साथ किया, जो तूने हुगे के साथ किया और जो बैंक के साथ किया, इन सब का हिसाब तो तुझे इसी जन्म में चुकाना होगा। और आज जो तूने मुझ पर हमला किया है ना, ये तेरी मौत के वारंट पर आखिरी ठप्पा है। अब तुझे कानून के डंडे से कोई नहीं बचा सकता। तभी अचानक दूर से सायरन की आवाज गूंजी और 2 पुलिस की गाड़ियां कैफे के सामने आकर रुकी। असल में मुझे पहले से ही शक था कि ये मरा हुआ चूहा कोई न कोई ऐसी कायराना हरकत जरूर करेगा, इसलिए मैंने पुलिस को पहले ही कैफे के आसपास सादे कपड़ों में तैनात करवा दिया था। पुलिस वालों ने तुरंत चुशेंग को दबोचा, उसके हाथ पीछे किए और खट से हथकड़ी लगा दी। जब पुलिस वाले उसे घसीटकर जीप में डाल रहे थे तो वो पीछे मुड़कर मुझे ऐसी नजरों से देख रहा था जैसे अपनी आंखों से ही मुझे भस्म कर देगा। पर मैंने मन में कहा, बेटा, अगर तुमने दूसरों की जिंदगी बर्बाद करने वाले ये घिनौने पाप नहीं किए होते तो आज तुम्हारा ये हश्र नहीं होता। चुशेंग के जाने के बाद पुलिस वालों ने मुझसे कुछ बुनियादी सवाल पूछे। मैंने उन्हें पूरी कहानी साफ साफ बता दी और जासूस वाले सारे सबूत और सीसीटीवी फुटेज उनके हवाले कर दिए। इंस्पेक्टर ने मुझे भरोसा दिलाया कि इस बार इस साले को ऐसी कड़ी सजा मिलेगी कि ये जिंदगी भर जेल की सलाखों के पीछे ही सड़ेगा। ये सारा तमाशा खत्म करके जब मैं वापस अपने शांत घर पहुंचा तो मुझे एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। आखिरकार चुशेंग और लियू रुयान दोनों अपने अपने कर्मों की आग में जलकर खाक हो चुके थे। उन्हें उनके पापों की पूरी सजा मिल चुकी थी। तो भाई साहब, आखिरकार कानून का डंडा चला और ऐसा चला कि उन पापियों की रूह कांप गई। चुशेंग पर क्रेडिट कार्ड की चोरी, ऑक्शन में धोखाधड़ी और मुझ पर जानलेवा हमला करने जैसे कई संगीन मामले दर्ज हुए। कोर्ट ने उसे 1-2 नहीं बल्कि पूरे 8 साल के लिए चक्की पीसने जेल भेज दिया। उधर हमारी वो नवाबजादी लियू रुयान, उसका दिमाग तो पूरी तरह सठिया ही चुका था। हालत इतनी बदतर हो गई कि उसके घर वालों को उसे मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। और वो क्लास के चमचे जो चुशेंग के टुकड़ों पर पलते थे और मुझे दबाने की कोशिश करते थे, भाई साहब, ऊपर वाले ने उन्हें भी ऐसा सबक सिखाया कि वो जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। मुझे मरने के बाद उन्हें 1,000 रुपए का हर्जाना तो देना ही पड़ा। ऊपर से कॉलेज प्रशासन ने उन पर ऐसी कड़क कार्रवाई की कि कईयों को सस्पेंड कर दिया गया और कुछ गुंडों को तो कॉलेज से हमेशा के लिए लात मारकर बाहर निकाल दिया गया। उनका करियर ही चौपट हो गया। चलो, पिछले जन्म का वो खूनी हिसाब किताब आखिरकार बराबर हो गया। मैं एक दिन अपनी आलिशान कोठी की खिड़की के पास खड़ा था। बाहर सड़क पर गाड़ियों का तांता लगा था। लोग अपनी अपनी धुन में भाग रहे थे। उन्हें देखकर मेरा दिल भर आया और मन में कई सारे विचार उमड़ने लगे। पिछले जन्म में मैं कितना सीधा, भोला भाला और सच्चा इंसान था यार, पर नतीजा क्या मिला? जिन पर आंख मूंद कर भरोसा किया उन्हीं ने पीठ में छुरा घोंपा और मुझे तड़पा तड़पा कर मार डाला। पर इस जन्म में मैं जब वापस आया तो मैंने अपने दिल को पत्थर बना लिया था। मैं एकदम शातिर और दिमाग से खेलने वाला बंदा बन गया।
जिसका सिर्फ एक ही मकसद था, अपना बदला पूरा करना। अब जब सारा बदला पूरा हो चुका था, वो दोनों मिट्टी में मिल चुके थे, तो सच बताओ भाई, मुझे वैसी खुशी महसूस नहीं हो रही थी जैसी मैंने सोची थी। तब मुझे एहसास हुआ कि नफरत और बदला कभी भी जिंदगी की उलझनों का सही जवाब नहीं हो सकते। लेकिन हाँ, चुशेंग और लियू रुयान जैसे गद्दार और लालची लोगों के लिए ये सबक बहुत जरूरी था। जब तक ऐसे लोगों को उनके कर्मों का करारा जवाब नहीं मिलता, तब तक उन्हें ये समझ नहीं आता कि जैसी करनी वैसी भरनी क्या होती है और ऊपर वाले की लाठी में कितनी आवाज होती है। कानून का फंदा भले ही धीमा हो, पर जब कसता है ना, तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। खैर, इन सब बखेड़ों से उबरकर मैंने अपना पूरा ध्यान अपने बिजनेस पर लगा दिया। पिछले जन्म की जो यादें और तजुर्बा मेरे पास था, उसका मैंने सही इस्तेमाल किया, सही समय पर सही फैसले लिए और सूझबूझ से कंपनी को आगे बढ़ाया। नतीजा ये हुआ कि मेरी कंपनी दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करने लगी। पिछले जन्म का जो भी नुकसान हुआ था, वो तो चुटकियों में वसूल हो गया और हमारी कंपनी अपने सेक्टर की सबसे बड़ी खिलाड़ी बनकर उभरी, एकदम मार्केट की किंग। बिजनेस के साथ साथ मैंने अपनी निजी जिंदगी को भी एक नया मौका दिया। पिछले जन्म में मैं सिर्फ काम और पैसे के पीछे भागता रहा, जिसकी वजह से मैंने अपने परिवार और अपनों को खो दिया था। इस जन्म में मैं वो गलती दोहराना नहीं चाहता था। मैंने अब अपने मम्मी पापा के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताना शुरू किया, उनकी सेहत का ख्याल रखा और उनके चेहरे की खुशी ही मेरी सबसे बड़ी दौलत बन गई। मैंने कुछ ऐसे सच्चे और पक्के दोस्त भी बनाए जो मेरी रईसी देखकर नहीं, बल्कि मेरे दिल को देखकर मुझसे जुड़े थे, जो हर सुख दुख में मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते थे। इसी नए सफर के दौरान मेरी जिंदगी में एक बेहद प्यारी लड़की की एंट्री हुई। उसका नाम था सुशिन्यू। वो एक सोशल वर्क करने वाली एनजीओ में वॉलेंटियर थी, एकदम शांत, संस्कारी, दिल की साफ और जरूरतमंदों की मदद करने वाली। हमारी मुलाकात एक चैरिटी इवेंट के दौरान हुई थी। भाई साहब, वो लियू रुयान जैसी लालची औरत से बिल्कुल अलग थी। शिन्यू को मेरे बैंक बैलेंस या मेरी गाड़ियों से कोई मतलब नहीं था। वो तो बस मेरी सादगी और मेरे अच्छे बर्ताव से प्यार करती थी। उसके साथ रहकर मुझे वो सुकून और खुशी मिली जो पैसे से कभी नहीं खरीदी जा सकती। हम दोनों साथ में समाज सेवा करते, दूर दराज के पहाड़ों पर घूमने जाते और अपनी आगे की जिंदगी के सपने बुनते। शिन्यू के साथ रहकर मेरा मिजाज भी बदलने लगा। मैं ज्यादा खुश रहने लगा और जिंदगी के हर एक पल की कद्र करना सीख गया। मुझे समझ आ गया कि पिछले जन्म का वो दर्द, वो धोखा और वो नफरत अब बीती बात हो चुकी है। अब समय आ गया है कि मैं उस कड़वे पास्ट को पीछे छोड़ दूं और आज जो खूबसूरत पल मेरे सामने हैं, उन्हें गले लगा लूं। हाँ, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि मैं पिछले जन्म के सबक भूल गया था। मुझे अच्छे से पता था कि ये दुनिया बड़ी जालिम है और यहाँ आस्तीन के सांपों की कमी नहीं है। इसलिए आने वाले समय के लिए मैं हमेशा चौकन्ना रहा, ताकि मैं खुद को और अपने परिवार को हर मुसीबत से बचा सकूं। लेकिन अब मैं बदले की आग में जलकर खुद को अंदर से खोखला नहीं कर रहा था। जो लोग मेरे प्यार के काबिल थे, उन्हें मैंने दिल से लगाया और एक पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ने लगा। कुछ साल और बीत गए। आज मेरी कंपनी देश की सबसे जानी मानी कंपनियों में से एक बन चुकी है और लोग मुझे एक कामयाब बिजनेस टाइकून के रूप में देखते हैं। उधर मेरी और सुशिन्यू की शादी भी हो गई और हम दोनों ने मिलकर एक छोटा सा हंसता खेलता आशियाना बना लिया। हमारा एक बेहद प्यारा सा बच्चा भी है और हमारी जिंदगी एकदम मखमली खुशियों से भरी चल रही है। रही बात चुशेंग की, तो वो साला अभी भी जेल की काल कोठरी में अपनी सजा काट रहा है। सुना है कि जेल के अंदर भी उसकी आदतें सुधरी नहीं है। वो बाकी कैदियों से आए दिन पंगे लेता रहता है, जिसकी वजह से कोर्ट ने उसकी सजा 2 साल और बढ़ा दी है। यानी अब वो लंबे समय तक वहीं सड़ेगा। और लियू रुयान, वो तो आज भी उसी मेंटल हॉस्पिटल के एक कोने में बैठी दीवारें निहारती रहती है। शायद उसकी दुनिया वही खत्म हो गई। वो क्लास के पुराने चमचे भी आज दाने दाने को तरस रहे हैं। कोई कर्ज के जाल में फंसा है तो कोई कबार की जिंदगी जी रहा है। सब अपने अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। मैंने भी इस पूरे खतरनाक खेल और बुरे सपने से गुजरकर खुद को बदला है। मैं अंदर से और मजबूत इंसान बन चुका हूँ। मुझे पता है कि जिंदगी का ये सफर बहुत लंबा है और आगे कई चुनौतियाँ आएंगी, पर अब मैं पूरी मेहनत से अपने बिजनेस और अपने प्यारे परिवार को संभालूंगा और इस वर्तमान की खुशियों को अपनी पलकों पर सजा कर रखूंगा। इसके साथ ही भगवान ने मुझे जो ये मुकाम दिया है, उसके जरिए मैं उन गरीब और बेसहारा लोगों की मदद भी करता रहूंगा जिन्हें सच में सहारे की जरूरत है। मेरा अब इस बात पर पक्का भरोसा हो चुका है कि अगर आपके दिल में सच्चाई हो, अपनों के लिए प्यार हो और ऊपर वाले के प्रति आभार हो, तो आपकी जिंदगी का हर एक दिन खूबसूरत और हसीन बनता चला जाता है। चलो भाई, कहानी का दी एंड एकदम पैसा वसूल और धमाकेदार रहा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को हाइप जरूर करना और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में।